नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ बसीरत ऑनलाइन के स्टूडियो में मुल्क के मारूफ नौजवान आलिम दीन, इनकलाबी और हमदम मुतहर्रिक रहने वाले शख्सियत जनाब मौलाना आसिफ़ अंज़ार नदवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना आसिफ़ अंज़ार नदवी साहब यूँ तो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फ़िलवक्त इनका मस्कन लखनऊ और कानपुर है और मुख्तलिफ़ समाजी व मिली कामों में हमदम मशगूल रहते हैं। जब से शहरियत तरमीमी क़ानून NRC और NPR की तहरीक छिड़ी है, मौलाना मौसूफ़ लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जामिया के जो तलबा का एहतजाज हुआ और शाहीन बाग, इन सब में बनफ़्स नफ़ीस शरीक रहे। उन तहरीकों को, उन एहतजाजात को बहुत करीब से देखा, उसमें शिरकत की। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर मौलाना मौसूफ़ से गुफ्तगू करेंगे और हम मौलाना की ज़बानी इन एहतजाजात और इन तहरीकों की जो कहते हैं असर अंदाज़ हो रही है नौजवानों पर और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर, ये जानना चाहेंगे। तो मौलाना, आपका हम अपने बसीरत ऑनलाइन के रूबरू प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जिस तरीक़े से पूरे मुल्क में एक एहतजाज की लहर चल पड़ी है, और अगर देखा जाए तो सही मानों में इसका क्रेडिट जामिया के तलबा और तालिबात को जाता है, और वहीं से ये तहरीक शुरू हुई और जिस तरीक़े से पूरे मुल्क में इसकी हवा चल रही है और बिलखुसूस जामिया के जो एहतजाज रहा, प्रोटेस्ट, उसमें आप शरीक भी रहें। तो इन एहतजाजात को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप कहाँ तक पूरी उम्मीद हैं कि इन एहतजाजात का असर पूरे मुल्क में आने वाले दिनों में कैसा पड़ सकता है? देखिए, ये एहतजाज पूरी उम्मीद होने की तो बात यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान की आम जनता के लिए जिस पर असलन रूलर्स हुकूमत करते हैं, एक तबका तो हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क का वो होता है जो रूलिंग बॉडी के पीछे से की संभालता है। असल रूलर वो होता है और बाहर मुखौटे दूसरों के होते हैं। तो वो तबका जो असलन रूल्ड होता है, जिस पर हुकूमत की जाती है, वो हिंदुस्तान में लगभग 99% ऐसा तबका रहता है। उस तमाम तबके को, उसमें किसी भी जात धर्म की कोई क़ैद नहीं है और न किसी मज़हब की कोई क़ैद है। हर तबका, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या मुसलमानों की मुख्तलिफ़ बिरादरियाँ हों या गैर मुसलिमीन की अलग अलग बिरादरियाँ हों, उन तमाम के लिए इस वक्त जो लहर एक उठी है जामिया से, और गरीब लोगों के लिए ये उम्मीद की हिंदुस्तान के तनाजुर में मौजूदा जो सीन बना है, उसमें गोया आखिरी उम्मीद दिख रही है फ़िलहाल। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है और वो जिस रुख पे चीज़ों को मोड़ना चाहे मोड़ देता है, लेकिन जो कुछ हम लोगों का एनालिसिस है, जो कुछ हिंदुस्तान के पिछले कई सालों के अहवाल को रीड करके ये बात समझ में आती है, तो इस वक्त हिंदुस्तान की दबी कुचली जनता के लिए, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सर्वाइवल की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो ज़िंदगी को लग्जरी नहीं बना सकते हैं, जो रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं, ऐसे लोगों के ज़िंदगी के लिए ये एक उम्मीद की किरण के तौर पर, इसलिए कि पिछले 5-6 सालों से जिस तरह से फासिज़म ने हिंदुस्तान के आम जनता को दबा दिया था, उसमें ये एक गोया सूरज तुलू हुआ है। अब ज़िम्मेदारी हिंदुस्तान के आम लोगों की ये है कि इस सूरज को चमकाए रखें उस वक्त तक, जब तक कि उनका दिन पूरी तरह से रोशन न हो जाए। इस पर किसी तरह का कोई बादल ना आने दें, इसी तरह का कोई ग्रहण न लगने दें, और आम लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचने तक ये तहरीक जारी रहे। इस तहरीक में जो मैंने पिछले दिनों कानपुर, लखनऊ, दिल्ली में देखा, वो ये है कि एक तरफ डर खौफ पैदा करने की प्री प्लान्ड कोशिश है, दूसरी तरफ नौजवानों का, स्टूडेंट्स का इंतहा पुरजोश जज्बा है, जिसमें डर और ख़ौफ को पूरी तरह से नोच के फेंक देने का सिस्टम है। कानपुर में और लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ शहरों में, बिजनौर में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, योगी सरकार ने हरकतें की हैं, उसने यूपी में बहुत ज़्यादा डर और ख़ौफ का माहौल बनाया। ये माहौल दिल्ली में नहीं बनाया जा सका, हालांकि वहाँ पर भी इंतज़ामिया का एक बड़ा सिस्टम बीजेपी हुकूमत गवर्न करती है, लेकिन तलबा के जोश के सामने
وہ ٹک نہیں سکے. اس طریقے سے یہ دیکھا گیا کہ دلی پولیس نے جو جامعہ کے طلباء پر ظلم و بربریت کیا سمجھے کہ پہاڑ توڑا اور لائبریری میں گھس کر مارا، تو کیا دلی پولیس کے اس ظلم نے بھی طلباء کو کہیں سے کمزور کیا؟ اس ظلم نے ہی اصل میں طلباء کو اور مزید طاقت دی. طلباء کو یہ احساس ہوا کہ ان کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، ان کے اندر ملک میں جو اساماجک تتو ہیں اس کو جلا دینے والی چنگاری چھپی ہوئی ہے، جس کو اصلاً یہ انتظامیہ بجھا دینا چاہتی. تو ان کو پہلی دفعہ ریئلائز ہوا کہ ان کے اندر وہ طاقت، وہ پوٹینشیل ہے، ان کے اندر وہ قوت ہے جس سے یہ فاسزم والی قوتیں خائف ہیں. اس کے بعد ان کی ہمت اور جوش اور جوان ہوا، اور اسی کے بعد تحریک کو اور زیادہ قوت ملی ہے. جب انہیں یہ احساس ہوا، وہ سیلف ریئلائزیشن ہوا ان کو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں قوم کے لیے، دیش کے لیے، ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے سر سے کفن باندھ لیا اور انہوں نے اس سخت ماحول میں، سردی کے ماحول میں، ہر طرح کے دباؤ کے ماحول میں پوری طرح سے قربانی پیش کی، جو اور شہروں میں بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پر لوگ کسی نہ کسی انداز میں دبے، لیکن دلی کے طلباء نہیں دبے. آپ نے تو بہت قریب سے جامعہ کے پروٹیسٹ کو، جامعہ کے احتجاج کو دیکھا ہے، اور میں نے خود محسوس کیا ہے کہ آپ تقریباً 15-16 دن لگاتار وہاں رہے. تو آپ کو کیا لگا ان طلباء سے بات کر کے، ان احتجاجات میں شرکت کر کے، کہ کیا یہ ایک وقتی جوش و جذبہ ہے، یہ واقعتاً یہ لمبی لڑائی چلنے والی ہے؟ ان طلباء کے جذبات یہ ہیں کہ ہم اس وقت تک اس تحریک کو بند نہیں کریں گے جب تک کہ مثبت نتیجہ ملک کے فیور میں نہ آ جائے، اور ان کے جذبات اسی طرح پرجوش اور جوان ہیں. اب ہر جگہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سازش بھی کرتے ہیں، لیکن اب تک وہ طلباء سازشوں کے شکار ہونے سے بچے ہوئے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ دے اور کسی طرح کی سازش کا وہ شکار نہ ہو. حالانکہ بہت سی ان کے گرد سازشوں کی جالیں بنی گئی ہیں، بچھائی گئی ہیں، لیکن اب تک وہ اس سے بچے ہوئے ہیں. اچھا، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے، پروٹیسٹ احتجاج چل رہا ہے، خاص طور سے جامعہ ہو یا شاہین باغ، اس کی کوئی قیادت نہیں ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قیادت نہیں ہے. تو کیا یہ قیادت کا نہ ہونا اس کے تحریک کی کمزوری ہے یا مضبوطی ہے؟ اس کو آپ اصل میں اس کو قیادت نہ ہونے سے تعبیر نہیں کہہ سکتا. یہ ڈی سینٹرلائز مشن ہے ایک، یعنی کوئی ایک شخص یا ایک جتھا گورن نہیں کر رہا ہے اس کو، بلکہ مختلف لوگ اپنے جذبات کے ساتھ اور جو اتفاق سے، حسن خوبی سے یا ہندوستان کے حق میں ہونے کی وجہ سے وہ دیش ہت میں چلے گئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ہی رخ پر سوچنے لگے ہیں، اور وہ اس ایک رخ کو سوچنے کی وجہ سے وہ ایک کامیابی سے ایک ایسے مشن کو چلانے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں جس میں کسی ایک شخص کو پراتھمکتا نہیں حاصل ہے. کوئی ایک شخص گورننگ باڈی کا مالک نہیں بنا ہوا ہے، بلکہ مختلف لوگ ہیں، مختلف جتھے ہیں جو اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کی کوششیں کولیبریٹ ہو رہی ہیں، کلیکٹیو ہو جاتی ہیں، جس سے یہ تحریک روزانہ دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. یہ اس کی خوبی ہے، اور اس میں اسی سے انشاءاللہ قیادت ابھرے گی، اسی سے ایسے چہرے سامنے آئیں گے جو لمبی دوری تک دیش کے مفاد میں کام کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعتاً اس کو منظم کرنا چاہیے، اس تحریک کو کوئی اس کا قائد ہونا چاہیے، یا قائد وہ فرد واحد کی شکل میں ہو یا کسی باڈی کی شکل میں ہو؟ آپ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، منظم کرنے کی جہاں تک بات ہے تو تحریک اٹ سیلف منظم ہے. البتہ یہ ہے کہ اب اس بات کی ضرورت تو یقینی طور پر ہے کہ پیچھے بہت سے دماغ بیٹھے ہیں جو تحریک میں سامنے تو نہ آئیں، ان کا فرنٹ پہ چہرہ تو نہ ہو، لیکن جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہے جوانی کے جوش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، بہت سی چیزوں کو ٹھیک ڈھنگ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے، تو ایسے پیچھے ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو غلطیوں پر، جو کچھ بھی تحریک میں غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا کئی دفعہ نقصان ہو جاتا ہے، جیسے کئی دفعہ تحریک چلتی ہے اس میں کوئی ناعاقبت اندیش یا کوئی بدماش طرح کا آدمی جو تحریک کا اصلاً حصہ نہیں ہوتا، بھیڑ میں شامل ہو جاتا ہے اور پتھر بازی کر دیتا ہے، تحریک کو ہنسک بنا دیتا ہے. تو ایسی غلطیوں کو روکنے کے لیے پیچھے تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دماغ استعمال کر کے ان تمام چیزوں سے تحریک کو بچائے رکھیں اور تحریک آگے چلتی رہے. یہ جیسے کہ ابھی جامعہ کا معاملہ ہوا، اس کے بعد ابھی جے این یو کا معاملہ ہوا، اور جے این یو کے معاملے میں یہ دیکھا گیا کہ کس اے بی وی پی کے لوگوں نے دوسرے گروپ پر حملہ کیا، لیکن دلی پولیس کا جو رول ہے اس سلسلے میں مشکوک ہے. تو ابھی تک کیا دلی پولیس واقعتاً کیا دباؤ میں کام کر رہی ہے یا کچھ؟
देखिए, पुलिस का तो मामला ये है कि वो शासक के दबाव में होती है, और शासक जब ऐसे हों, अमित साहब और मोदी जी जैसे, तो उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि उन्हें जनता को, कमज़ोर लोगों को दबाना है, उन पर जुल्म करना है। तो उसके हिसाब से उनको हैंड जो मिले हैं वो पुलिस के मिले, इंतज़ामिया के मिले। तो इंतज़ामिया को अपने मफाद के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए या अपने मन की शांति के लिए, अपने भाव की शांति के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ये तो होता है, जैसा उत्तर प्रदेश में हमने देखा, और उत्तर प्रदेश में जो अहवाल बने उसमें टोटल वही था कि पुलिस हुकूमत के आदेश के मुताबिक, हुकूमत के हुक्म के मुताबिक हर वो गैर कानूनी काम करने पर तुली रही, जो किसी तरह अखलाकी भी नहीं कहा जा सकता है, कानूनी भी नहीं कहा जा सकता है। तो हुकूमत का और इंतज़ामिया पर दबाव तो रहता है, और वो है। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पूरे मुल्क में अगर मौज़ूए बहस बना हुआ है तो वो शाहीन बाग का एहतजाज, और शाहीन बाग पर क्या तो बहुत सारी स्टोरी भी बनी। आपने उसको करीब से देखा, आपके अपने तजर्बात उस सिलसिले में क्या है, और आप उस एहतजाज को कहाँ तक देख रहे हैं कि वो कितनी लंबी लड़ाई चलेगी? असल में शाहीन बाग का जो एहतजाज है वो तो बहुत जज्बाती और इमोशनल मैटर हो जाता है। वहाँ जब आप जाते हैं, जब मैं जाता था वहाँ पे, तो मतलब दिल की अजीब कैफियत होती थी कि हमारी माएँ, बहनें, औरतें, बच्चे सड़कों पे दिन रात डेरा डाले हुए हैं, गोया वो जोगी बन गए हैं, गोया वो घुमंतू बन गए, खाना बदोश बन गए हैं। उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए इस सख्त मौसम में, जब वहाँ पर कई दिन माइनस में चला गया, 0 चला गया डिग्री, उसमें वो सड़कों पे बने हुए, तो वो एक बिल्कुल जज्बाती मोमेंट होता है। और इस वक्त पूरे मुल्क में जो ख़ास तौर से औरतों के जज्बात हैं वो तो अजीब कद्र के लायक हैं, उनको तो हज़ारों सलामी पेश की जानी चाहिए। इसका एक अभी ताज़ा सिलसिला कानपुर में देखने में आया। कानपुर में हम लोगों ने 5 तारीख से एहतजाजी सिलसिला शुरू किया। किसी वजह से वहाँ पर कल लोगों ने जो इंतज़ाम कर रहे थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। मैंने कुछ लोगों से रात में बात की फ़ोन पे, मैंने कहा कि कंटिन्यू रहना चाहिए, उनके ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। आज भी वहाँ पर, जब क्या इंतज़ामिया ने ऐलान कर दिया था, आज वहाँ पर कम से कम 1000 औरतें पार्क में मौजूद हैं, बड़ी तादाद में, और वहाँ पर आज कोई मर्द नहीं है। तो ये औरतों के अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है वो तो हमारे लिए वो गोया कफ़ारा अदा कर रही हैं, जो हमारे बड़े कायदीन नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं, बुद्धिजीवी नहीं कर पा रहे हैं, समझदार लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो औरतें कर दे रही हैं। तो गोया ये वो औरतें हैं अब गोया जिसके गोद में मुल्क का मुस्तकबिल चला गया है। तो उनको तो बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद होनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और इसको पूरे मुल्क में ट्रेंड बनाना चाहिए कि जिस तरह शाहीन बाग की औरतों ने मेहनत करके पूरी दुनिया को मुतवज्जह कर दिया हिंदुस्तान के इस गंभीर मसले की तरफ, तो उस तरह मुख्तलिफ इलाक़ों में औरतें अगर आएँ तो वो हिंदुस्तान के हक़ में बहुत मुफीद होगा। ये जिस तरीके से भी पटना के बारे में भी आ रहा है कि पटना में भी शाहीन बाग बन गया है, वहाँ कलकत्ता पार्क सर्कस मैदान में भी, तो आप बसीरत ऑनलाइन के हवाले से मुल्क की औरतों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मज़ीद हर गांव और हर कस्बे में क्या तो शाहीन बाग बन जाए? बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश यही है, और मैं इस वक्त इसी मिशन को लेके इधर उधर दौड़ा फिर रहा हूँ कि अलग अलग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में औरतें ख़ास तौर से ये रोल प्ले करें, और उनके चूँकि इमोशनल जज्बात भी होते हैं, मुल्क के लिए उनका किरदार इस वक्त बहुत अहम है। जो शाहीन बाग की औरतों ने रास्ता दिखाया है, तो इस रास्ते पर अगर मुल्क के दूसरे इलाक़ों की ख़वातीन निकल के बाहर मेहनत करें तो ये हिंदुस्तान के लिए रोशन मुस्तक़बिल की दलील होगी, और उनका बड़ा कारनामा होगा ये। जब एक आखिरी सवाल कि इस वक्त जबकि तलबा तहरीक उरूज पर है और हर तरफ से नौजवान समझिए कि तहरीक में शामिल होते चले जा रहे हैं, बाज़ हलकों से इस तरीके की चिमीगोइयाँ भी होती हैं कि हमारी क़यादत अब ख़त्म हो गई, नई क़यादत उभर रही है। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? नहीं, पुरानी क़यादत तो ख़त्म नहीं हो सकती है, न उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। वो किसी भी तरह न मुल्क के मफाद में हो सकता है और न मिल्लत के मफाद में हो सकता है। अलबत्ता यह है कि क़यादत को असर नौ अपना एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए कि उन्हें मुल्की मफाद में, मिली मफाद में कौन से इक़दामात करने चाहिए जो बिल्कुल सटीक हों, और जो जदीद क़यादत उभरी है उसको किस तरह उन्हें हैंड्स फराहम करने चाहिए, किस तरह उन्हें सपोर्ट फराहम करना चाहिए। और ये तो बिल्कुल ही सोचना बेजा होगा कि भाई पुरानी क़यादत को बिल्कुल डेमोलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और नई क़यादत के हाथ में सब कुछ, इसलिए कि नई क़यादत तो तजर्बाकार नहीं है, तजर्बा तो पुरानी क़यादत के पास है। अलबत्ता पुरानी क़यादत को नई क़यादत के सिलसिले में संजीदा होना चाहिए और अपने तजर्बात, अपनी मुदब्बराना मशावरत देनी चाहिए ताकि नई क़यादत कल के लिए तैयार हो सके।
چلیے، یہ تھے مولانا آصف انصار ندوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بصیرت آن لائن اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے. اور آپ بھی ملک کے سفر پر جا رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ آپ اس تحریک کو مزید آگے بڑھائیں اور ہم سبوں کی جانب سے اس تحریک کو جہاں تک ہو سکے اس کا پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ عام کریں.